So welcome back to my channel guys. So today we are doing chapter An Empire Across Three Continents from the book Themes of World History of class 11th Humanities. So let's start with the chapter. The lectures will be full enjoyable and you will definitely love explanation. And do let me know in the comments that what are the recommendations you want and which chapter do you want first. Okay, so now let's start with the chapter. So, an empire across three continents. Let's start with the reading. The Roman Empire. Wait a minute, please. Okay. The Roman Empire covered the vast stretch of territory that included most of the Europe as we know it today, and large part of the Fertile Crescent and North Africa. In the chapter, we shall look at the way this empire was organized, the political sources that shaped its destiny, and social groups into which people were divided. सो जो एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स वाला हमारा चैप्टर है, ये थ्री कॉन्टिनेंट्स में, अभी नाम ही ऐसा है ना, थ्री कॉन्टिनेंट्स, तो जो ये हमारा चैप्टर है ये रोमन एम्पायर का बेसिकली। अब आप कहोगे कि सीधा सीधा रोमन एम्पायर क्यों नहीं लिखते होते, पहले चैप्टर का नाम कुछ और दे दिया था, उसमें मेसोपोटामिया के बारे में, सेम इसमें भी रोमन एम्पायर के बारे में हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो रोमन एम्पायर जो था उसे हमने क्या किया था, मतलब हमने नहीं ऑब्वियसली, तो रोमन एम्परर्स ने उसे कॉन्क्योर कैसे किया और रोम से आगे जाके उन्होंने अपना सारा जो एरिया था वो कवर कैसे किया। लेट्स सी। ओके, पहले मैप से दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो हमारा जो मैप है यहाँ पे, तो इस मैप पे ये रहा हमारे पास रोम अपना। ठीक है, अब ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये सारा जो है, ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये जो सारा एरिया है ये सारा किसके अंडर आता है? रोमन एम्पायर के। तो ये थ्री कॉन्टिनेंट्स हैं जो रोमन एम्पायर के अंडर आते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे किस किस की बात की गई है। यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तो यूरोप कहा गया है हमारे पास, यूरोप। ठीक है, फर्टाइल क्रीसेंट एंड नॉर्थ अफ्रीका। फर्टाइल क्रीसेंट किसे कहा गया है? वही मेसोपोटामिया के आसपास वाली जो जगह थी उसे फर्टाइल क्रीसेंट कहा गया है, वेस्ट एशिया को। ठीक है, तो लेट्स सी कौन सा है ये, मैप पे ही अगेन आपको दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ पे है हमारा वेस्ट एशिया, दिस वन पार्ट, this fertile crescent. Okay, so this is the fertile crescent, this is the area of north africa। ये अफ्रीका का नॉर्थ वाला पार्ट है जिसमें हमारे पास सहारा डेजर्ट भी है। ठीक है, दिस सहारा डेजर्ट, लेट मी शो यू सहारा डेजर्ट। ठीक है, और ऊपर हमारे पास है यूरोप, ये वाला पार्ट जो है यूरोप का। ठीक है, रशिया थोड़ा सा इधर को आ जाता है, पर ये यूरोप वाला जो एरिया है ये हमारा रोम है। ठीक है, यहाँ से इसने एक्सपेंशन यहाँ 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 तक कैसे की हमने ये जानना है पूरे चैप्टर में। ओके, सो लेट्स मूव। तो ये लाइन समझ आ गई आपको कि द रोमन एम्पायर कवर्ड द वास्ट स्ट्रेच ऑफ द टेरिटरी दैट इंक्लूड यूरोप, Fertile Crescent and North Africa. In this chapter, we shall look at the way this empire was organized, the political forces that shaped its destiny, and social groups. We will look at social groups which were there in this whole empire. कौन कौन से groups थे यहाँ पे, कौन कौन से लोग रहते थे. You will see the empire. We will see about the local cultures and different languages. The women have legal position, बहुत strong legal position थी women की इस time पे. ठीक है, then they do it in many countries today, but also that much the economy के बारे में हम पढ़ेंगे, स्लेवरी के बारे में बहुत पढ़ेंगे हम इसमें, इनकी फ्रीडम, इनके बारे में, ओवरऑल रोमन एम्पायर सब कुछ पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द इंट्रो, ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है, ये सारा इंट्रो का था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज़ अबाउट द सोर्सेस। ओके, दिस इज़ अबाउट, लेट्स चेंज द कलर, मेक इट मोर कलरफुल so that it will be enjoyable.
सो सोर्सेज में हमारे पास सोर्सेज आते हैं ये वाले, पहले तो टेक्स्ट आता है, फिर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर जो मटेरियल रिमेन्स हैं, जो आर्कियोलॉजी वाले मटेरियल्स वगैरह रह जाते हैं, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, और वो आ जाती हैं। अभी देखते हैं टेक्सचुअल जो सोर्सेज हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। इंक्लूड हिस्ट्रीज ऑफ पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरीज, दीज वर कॉल्ड एनाल्स। एनाल्स आते हैं टेक्सचुअल सोर्सेज में। एनाल्स क्या होते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ लिखा गया हो। अब ये मत पूछना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, चलो सुनो फिर। जैसे तुम 2010 में पैदा हुए या 2009 में लगा लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अभी पैदा हुए होगे तभी। तो 2010 में तुम अप्रॉक्सीमेट पैदा हुए, तो उसके बाद 2012 में तुम में वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, थोड़ी आंटियों के पास, या वो नहीं होते जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, व्हाट इट इज़ कॉल्ड, आई फॉरगॉट द नेम। तो वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया। 2014 में तुम्हें स्कूल लगा दिया, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ जी। तो 2014 में तुम्हें स्कूल लगा लिया। 2025 में तुमने अपने पहले बोर्ड्स दिए। तो ये जो पूरा आ जाता है, ये पूरी चीज़ है ना हमारे पास, इसे हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा कि इसमें बच्चे का बर्थ हो गया, तब बच्चा प्री प्राइमरी में जाने लग गया, उसके बाद यहाँ पे बच्चा जो है स्कूल चला गया, यहाँ पे बच्चे ने पहली बार अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए, ठीक है। तो ये पूरे इस पूरी सीरीज़ को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे ही हम अगर किसी एम्परर के बारे में पढ़ रहे हैं कि एम्परर पहले तब इस ईयर में वो क्या बना, राजा बना, उसके बाद इस ईयर में उसने ये वाली स्टेट कॉन्क्योर की, फिर इस ईयर में ये वाली स्टेट कॉन्क्योर की, फिर उसकी शादी होगी, फिर उसका बच्चा हो गया। तो ये सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, ठीक है। तो एनाल्स इसे कहते हैं। बिकॉज द नरेटिव वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन ईयर बाय ईयर बेसिस, ठीक है, लेटर्स, स्पीचेस, सरमन्स, लॉज एंड सो ऑन। तो सोर्सेज 3 में डिवाइड होंगे, 3 पार्ट्स में जो आपके सोर्सेज होंगे। पहला होगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट वाले पार्ट के अंडर क्या आएगा, एनाल, सबसे पहले तो एनाल, ठीक है। फिर आएगा अपना सरमन। सरमन क्या होते हैं, सरमन ऑफ बनारस पढ़ा था ना इंग्लिश में 10th क्लास में। वो सरमन ऑफ बनारस क्या होता है कि कोई गुरु की दी हुई शिक्षा, कि जैसे गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट ज्ञान दिया था कि जो डेथ है वो आती ही आती है, उससे कोई भी इंसान बच नहीं सकता। तो दैट इज़ सरमन, जो कोई स्पिरिचुअलिटी का बेसिकली हो, उसे सरमन कहते हैं। सरमन वैसे हम लेसन्स को भी कह देते हैं, पर बेसिकली कोई स्पिरिचुअलिटी का लेसन ही हम सरमन कहते हैं। लॉज जो भी किंग ने बनाए कि अब से ये वाला पानी यहाँ से निकलेगा, कैनाल बना दो, डैम बना दो, स्लेवरी कर दो, अब वेजेस इंक्रीज़ कर दो, वैसे इंक्रीज़ तो कोई भी नहीं करता था, डिक्रीज़ ही कर दो, है ना। तो ये सारे लॉज जो भी उसने बनाए, वुमेन जो है अब से वोटिंग राइट मिलेगा उन्हें, पैरेलल यूनिवर्स ऑफ दैट टाइम, अब तो मिल ही रहा है ना वुमेन एम्पावरमेंट। तो ऐसे ऐसे लॉज जो भी उसने बनाए वो लिखे होते थे। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में देखते हैं हम अब क्या होता है। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, वेट अ सेकेंड, यस, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज के अंडर हमारे पास आते हैं इंस्क्रिप्शन एंड पेपराई। तो पेपराई ना बहुत ही अच्छा है। नाइल रिवर के पास में ना इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, लंबे लंबे, यहाँ से जैसे ज़मीन से शुरू होते हैं, जैसे कोकोनट ट्री होते हैं ना, वैसे इन ट्रीज़ को हम कहते हैं पेपेरस। पेपेरस ट्री को, इस ट्री की जैसे पत्तियाँ हमने क्या की, काटी और उन्हें सप्रेस कर दिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो इन्हें सप्रेस करके ऐसे 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 पैटर्न बना के ऐसे 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 करके हमने एक शीट बना दी, और शीट के ऊपर हम चीज़ें लिख रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड पेपेराई। उस पेपर को पेपेराई कहते हैं, ठीक है, गॉट इट। उस पेपर को हम पेपेराई कहते हैं। तो और इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जैसे एक पत्थर है,
ठीक है, ये जैसे पत्थर है, इसके ऊपर मैंने गुंदवा दिया, जैसे हम टैटू गुंदवाते हैं ना, वैसे ही पत्थर के ऊपर मैंने काव करा दिया नीडल से कि भाई ये है। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में अगर कोई पुल बना हो या कोई रोड बनी हो तो उसकी साइड पे क्या होता है ना, एक रेड सी, बेसिकली रेड कलर का ही बनाते हैं वो, एक ना वॉल सी खड़ी कर देते हैं छोटी सी, बिल्कुल ऐसे रोड है ना ये, जैसे यहाँ पे अब ये रेड कलर की ऐसे खड़ी कर देते हैं, फिर यहाँ पे बॉक्स में ब्लैक से स्टोन में लिखा होता है बाय CM ऑफ दिस स्टेट बाय दिस, ऐसे लिखा होता है ना। तो वैसे ही गुंदवाना, वही काम को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं कि लोग दूर दूर तक तब तक याद रखें, आगे आगे जनरेशन तक। जैसे अशोकन इंस्क्रिप्शन सबसे बेस्ट एग्जांपल रहती है इसकी, ठीक है। तो वर यूजुअली कट ऑन स्टोन एंड सो नंबर सर्वाइव इन बोथ ग्रीक एंड लैटिन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस में इन्हें लिखा जाता था। The papyrus, again that tree of papyri, was a reed like plant, reed like मतलब बहुत लंबा लंबा, reed भी एक plant है जो लंबा होता है बहुत, that grew along the banks of Nile in Egypt, नाइल रिवर मैंने कहा ही था ना, नाइल रिवर के बैंक्स पे ये होता है, ठीक है। एंड वॉज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस अ राइटिंग मटीरियल दैट वॉज वेरी वाइडली यूज इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में हमारा जो राइटिंग मटीरियल बहुत यूज़ होता था रोमन एम्पायर के टाइम पे, वो था पेपिरस, ठीक है। और इसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पेपिरस। बहुत ही सारे, अब कहोगे कहाँ से पढ़ रहे हो दीदी, तो ये हाईलाइट कर देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अकाउंट्स, लेटर्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सर्वाइव ऑन पेपिरस। तो पेपिरस के ऊपर बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो थे लिखे रहते थे। बीइंग पब्लिश्ड बाय स्कॉलर्स आर कॉल्ड पेपिरोलॉजिस्ट। अब जो लोग, अब हमें तो पता नहीं रोमन एम्पायर में क्या हो गया, हवा गया है ना, तो वो हमें कहाँ से पता लगता है, जो सोशियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो उन सोशियोलॉजिस्ट, सॉरी वेट अ मिनट, व्हाट हैपन टू मी, सॉरी। तो जो भी लोग, जो भी स्कॉलर्स इनको पढ़ते हैं ना पेपिराइज को, उन्हें हम पेपिरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो पेपिरोलॉजिस्ट कौन हुए, जो भी स्कॉलर्स पेपिरस की या पेपिराई पेपर की स्टडी करते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा गया है, उन्हें हम पेपिरोलॉजिस्ट कहते हैं। मटेरियल रिमेन्स इंक्लूड अ वेरी वाइड असॉर्टमेंट ऑफ आइटम्स दैट मेनली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू एक्सकावेशन एंड फील्ड सर्वे, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मॉन्यूमेंट एंड अदर काइंड। अब यहाँ पे लिखा गया था ना मटेरियल रिमेन्स, तो मटेरियल रिमेन का मतलब क्या था, यही कि जो बिल्डिंग्स रह गई, जैसे तब के जो रोमन एम्पायर के जो मेन राजा थे अगस्तस, जैसे उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई, कोई मॉन्यूमेंट बनाया, कोई स्ट्रक्चर या कुछ भी पॉटरी, तो उससे हमें कल्चर पता लग जाता है रोमन एम्पायर का, थोड़ा बहुत ज्ञान हमें वहाँ से प्राप्त हो जाता है। क्वाइंस, मोसेक्स, इवन एंटायर लैंडस्केप, जैसे मेसोपोटामिया का था, मेसोपोटामिया का तो हमने अलग अलग जगह से खोद खोद के निकाला था, उसके बारे में तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं था खुद तो, सॉरी नोमैडिका, यू हैव नॉट रेड, ओके ओके ओके। तो इन्होंने तो फिर भी अपने बारे में इतना कुछ लिखा था, पेपिरस पे भी लिखा हुआ था, टेक्सचुअल सोर्सेज भी थे इनके, एनाल्स भी थे, है ना, लॉज, सर्मन्स, इंस्क्रिप्शंस, बहुत कुछ था, और इनकी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स भी हैं, ठीक है। मोसेक्स क्या होता है कि जैसे मैं मोसेक आर्ट बना के दिखाऊँ आपको, जैसे पहले हमने ब्लैक कलर से यहाँ पे कुछ बना दिया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्लू कलर से कुछ बना दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे रेड कलर से कुछ बना दिया, ऐसे अलग अलग कलर्स को यूज़ करके हमने, जैसे एक आंटी सी बनानी है, ठीक है, आंटी में हमने एक तरफ रेड कलर भर दिया, एक तरफ ब्लैक कलर भर दिया, ऐसे कर करके हमने स्टोन्स, अलग अलग स्टोन्स और पेबल्स से आर्ट की, उसे हम मोसेक आर्ट कहते हैं, ठीक है। तो यूज़ ऑफ एरियल फोटोग्राफी, ईच ऑफ दीज सोर्सेज कैन ओनली टेल अस जस्ट सो मच अबाउट द पास्ट एंड combining them can be fruitful exercise, but how well this done depends upon the historian skills. Yes, तो ये हिस्टोरियंस के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रोमन एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। अगर वो अच्छे से पेपिरस को स्टडी कर पाएँ, अच्छे से मॉन्यूमेंट्स को स्टडी कर पाएँ और इंस्क्रिप्शंस को समझ पाएँ, तो हम अच्छे से रोमन एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। कोई भी हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को तब अच्छे से जानेंगे जब हिस्टोरियंस की स्किल अच्छी होंगी और वो उसके बारे में जानने के लिए जो भी उन्हें कंटेंट मिलता है उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो सोर्सेज का अगर हम एक ओवरऑल तुम्हें दूँ तो मैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे साइड पे करते हैं हम,
यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं अब हम सोर्सेस। ठीक है। टेक्स्ट पहले क्या आएगा, एनाल, सरमन, लॉ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी है ना टेक्स्ट में। फिर आएंगे डॉक्यूमेंट्स। इनमें क्या आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स में, सोचो। इनमें आएंगे हमारे पेपेराई आ गया हमारा इसमें। और इसमें हमारा आ जाएगा इंस्क्रिप्शंस, गुंदवाना है ना उस पर, रॉक पे। उसके बाद हमारे आ जाएंगे आर्कियोलॉजिस्ट, मटेरियल रिमेन, आर्कियोलॉजी, जिसमें आ जाएंगे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, पॉटरी। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा। डू लेट इट दिस शुड बी लर्नड बिकॉज ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में सोर्सेज आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद कर लेना कि टेक्स्ट में एनाल, सरमन और लॉ आता है, डॉक्यूमेंट्स में पेपेराई और इंस्क्रिप्शंस आते हैं, और आर्कियोलॉजी में हमारा मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स आते हैं, और पॉटरी वगैरह भी लिख सकते हो। मोसेक आर्ट भी मैंने बता दी ना आपको कैसी होती है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ज़्यादा तो नहीं हो गया ना एक लेक्चर के लिए, वैसे भी मैं लेक्चर्स बनाऊंगी इसके पहले हाफ लेक्चर। मैं कहती हूँ थोड़ा सा और पढ़ लो है ना, इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दो आज। उसके बाद हम अर्ली एम्पायर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो 2 पावरफुल एम्पायर्स रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। तो अभी आप सोच रहे होगे कि दीदी ये 2 एम्पायर क्यों लिखे हुए हैं, हमने तो अभी तक सिर्फ एक एम्पायर के बारे में सुना है, रोमन एम्पायर के बारे में। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, तो जो पावरफुल एम्पायर हैं ना हमारे, वो 2 हैं, एक रोम और एक ईरान। सॉरी तो एक तो रोम है और एक हमारा ईरान है। तो ये दोनों एक राइवल्स थे एक दूसरे के। रोम हमारे पास एक एम्पायर आएगा, एक ईरान, जो एक ही टाइम पीरियड पे अलग अलग एम्पायर, जैसे 2010 में अलग अलग एम्पायर रूल कर रहे हैं अलग अलग जगहों को, पर सेम एरिया में। जैसे ये सेम एरिया है, इसमें इधरली साइड रोमन एम्पायर है, इधरली साइड ईरानियन एम्पायर है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं, रोमन एम्पायर वर्सेस ईरानियन एम्पायर वाला इनका कुछ काम है, ठीक है। So let's see. 2 powerful empires ruled over most Europe, North Africa and Middle East. Middle East यही हो गया हमारा क्रिसेंट वाला एरिया, वेस्ट एशिया है ना। तो in the period between birth of Christ and early part of the 7th century, so say down to 630s. तो क्राइस्ट के बर्थ से 630s तक जो है ये एम्पायर्स ने रूल किया, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले ही ये एम्पायर शुरू हो गए थे। द 2 एम्पायर्स वर दोज रोम एंड ईरान। ये लिख लेना, अब हाईलाइट कर लेना अपनी बुक पे, रोम एंड ईरान। द रोमन्स एंड ईरानियंस वर राइवल्स एंड फाउट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री में बहुत टाइम तक तो ये दोनों लड़ते ही गए। देयर एम्पायर्स ले नेक्स्ट टू ईच अदर, सेपरेटेड ओनली बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रैन along with the river Euphrates. In this chapter we shall be looking at the Roman Empire, but we shall also refer in passings to Rome's rival Iran. तो इस चैप्टर में ये कह रहा है कि हम बेसिकली रोमन एम्पायर के बारे में ही पढ़ेंगे, पर रोमन एम्पायर को अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत ईरानियन एम्पायर के बारे में भी जानना पड़ेगा। और रोम और ये जैसे रोम है और ये जैसे ईरान है, तो इन दोनों को सेपरेट सिर्फ एक चीज़ करती है, एक नदी करती है, दैट इज़ यूफ्रेट्स। यहाँ पे रोम एम्पायर है, यहाँ पे ईरानियन एम्पायर है, और इसे सेपरेट करने वाली सिर्फ यूफ्रेट्स है, ठीक है, समझ गए।
अभी इस मैप पे बनी नहीं हुई, नहीं तो मैं इस मैप पे आपको दिखा देती। ओके, if you look at the map you will see that the continents of Europe and Africa are separated by sea that stretches all over from Spain to west in the west to Syria in the east। यहाँ पे स्पेन और यहाँ पे सायरिया एक रिवर है जो स्पेन और सायरिया के बीच में आता है, दैट इज़ मेडिटेरियन सी। और एक रिवर है जो ऊपर से हमारा क्या नाम है, रोम को, और नीचे में सहारा डेजर्ट। तो मतलब कि एक रिवर जो कि रोमन एम्पायर के बीचों बीच में आता है, एक रिवर जो रोमन एम्पायर के बीचों बीच में आता है, दैट इज़ मेडिटेरियन सी। ये वेस्ट और ईस्ट को भी अलग अलग करता है और नॉर्थ और साउथ को भी अलग अलग करता है। ये बीच में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, हर्ट ऑफ रोम भी कहते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी शो यू वेयर इट इज़ रिटन। तो इसे हम हर्ट ऑफ रोमन एम्पायर भी कहते हैं, ठीक है। रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन and all the regions around that sea in both direction, north as well as south। To the north boundaries of empire were formed by two great river, Rhine and Danube। तो यहाँ पे राइन रिवर है और यहाँ पे डेन्यूब रिवर है। नॉर्थ में तो इनकी बाउंड्रीज ऐसे हैं रोमन एम्पायर की भी, यहाँ तक है रोमन एम्पायर, ठीक है। नीचे इसका सहारा डेजर्ट है, ठीक है। नॉर्थ एज वेल एज साउथ, नॉर्थ में राइन एंड डेन्यूब एंड साउथ हैज़ ह्यूज एग्जाम्पल ऑफ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है, ठीक है। दिस वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वॉज द रोमन एम्पायर। तो यहाँ से यहाँ तक रोमन एम्पायर ही है, ठीक है। ईरान कंट्रोल्ड दी होल एरिया साउथ ऑफ कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के नीचे का जो भी एरिया रहता है वो हमारा सारा का सारा ईरान का है, ठीक है। Down the eastern Arabian, sometimes large parts of Afghanistan as well. Iran controlled the whole area south of Caspian Sea down to eastern Arabia and sometimes large parts of Afghanistan as well. These two superpowers had divided up most world that Chinese called Tashin। तो जो हमारा रोमन एम्पायर है उसने तो ये वाला पार्ट कवर किया हुआ है, जैसे ये वर्ल्ड है ना, सपोज मान लो। तो इसका जो इधर वाला पार्ट है ये रोमन एम्पायर ने पूरा कलेक्ट कर रखा है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पूरा हमारा ईरानियन एम्परर्स ने कर रखा है। तो चाइनीज़ इसे क्या बुलाते हैं, ताशिन और ग्रेटर शिन, रफली दी वेस्ट, कि भाई वेस्ट के पार्ट में आधा वेस्ट रोमन के पास है, आधा वेस्ट ईरानियन के पास है। तो सम अप करते हैं अब हम इसे, ठीक है। लेट्स डू सम अप। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फिर हम लेक्चर नंबर उस पे आ जाएंगे, दूसरे पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा रोमन एम्पायर है वो 3 कॉन्टिनेंट्स में है, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। वेस्ट एशिया को हम फर्टाइल क्रीसेंट भी कहते हैं क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। इस चैप्टर में हम लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे, लोकल कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्लेवरी के बारे में पढ़ेंगे, उनके फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे, वुमेन की लीगल पोजीशन जो स्ट्रॉन्ग है बहुत, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्सेज आ जाते हैं जो कि होते हैं टेक्स्ट एंड एनाल, सर्मन, लॉ, ये सारे होते हैं। टेक्स्ट में एनाल, सर्मन एंड लॉ आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में पेपराई एंड इंस्क्रिप्शंस आती हैं, आर्कियोलॉजी में मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। ये सब हमारे सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ लिया। देन वी विल मूव टू 2 पावरफुल एम्पायर्स विच वर ईरान एंड रोम, जो कि यूफ्रेट्स नदी के कारण एक दूसरे से दूर हैं। फिर जो हमारा रोमन एम्पायर है उसके नॉर्थ में राइन और डेन्यूब है, और उसके जो हम कहते हैं साउथ में सहारा डेजर्ट है, और सायरिया उसके ईस्ट में है, और स्पेन उसके वेस्ट में है। यहाँ तक हमारा रोमन एम्पायर फैला हुआ है। एक तरफ रोमन एम्पायर है, एक तरफ ईरान एम्पायर है, और इन दोनों ने मोस्टली वेस्ट एरिया को कवर किया हुआ है। इसीलिए जो हमारे प्यारे प्यारे, नॉट प्यारे प्यारे, कोरोना फैलाने वाले चाइना जी हैं, उन्होंने इसे ताशिन और रफली ग्रेटर शिन भी कहा है, ठीक है। दिस इज़ for the lecture number 1. I hope you liked the video. Please like and do subscribe and encourage me through your comments. Hope you guys will love the video. Bye bye. Have a nice day ahead.